कि पवन सिंह जब अच्छा गाना गा करके 100 मिलियन पा सकते हैं व्यूअर्स, तो का गरज है छलकत हमारी जवनिया ए राजा। वो क्या क्या गाना है उनका, 2-3 वो गाना तो ऐसा है कि शायद ही कोई अपने परिवार में सुने। नीतीश कुमार जी पर तो गाना निकल गया, नीतीश कुमार के माल ही है, साइकिल चलावती है। तो ये सदन में हम लोग उठाए भी थे, लेकिन मुझे नहीं लगा कि उस सिंगर को कुछ हुआ। क्या हुआ भगवान जाने। तभी जो राइटर है उसमें कोई राइटर पढ़ा लिखा भी नहीं, हीरो भी पढ़े लिखे नहीं है। अब मनोज तिवारी जी या रवि किशन जी, दिनेश लाल जी, ये सब MA M.Com लोग हैं। अब तो सब GGMP है, घींच घाच मैट्रिक पास, उन मैट्रिक को पास नहीं है। नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम उदित तारण है। देखिए, हमारे साथ विनय बिहारी जी मौजूद हैं। बहुत सुलझे हुए कलाकार, बहुत पुराने कलाकार और भोजपुरी में एक बेहद बड़ा चेहरा। भोजपुरी पर हम ही बात करेंगे, सिर्फ भोजपुरी पर इस वीडियो में हम बात करेंगे और अश्लीलता पर बात करेंगे। वो अश्लीलता नहीं जिसका बाकी चैनल्स बात कर रहे हैं। भोजपुरी में लगातार अश्लीलता का विरोध हो रहा है, पर सवाल हम करेंगे विनय बिहारी जी से कि सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी में अश्लीलता का विरोध क्यों। पहला सवाल यही होगा। हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में 50% फिल्में ऐसी बनती हैं जिनके सीन और गाना यानी गीत दोनों के दोनों अश्लील होते हैं। हम सेक्रेड गेम की बात करें जिसमें हमारे ही पूर्वांचल के पंकज त्रिपाठी जी हैं, या फिर हम द फैमिली मैन की बात करें, गैंग ऑफ वसेपुर की बात करें, जिसमें हमारे बड़े अभिनेता मनोज बाजपेयी जी जो पद्मश्री भी हैं, उसमें जो भाषा का प्रयोग किया जाता है उससे समाज में क्या असर पड़ता है। जो हमारा युवा पीढ़ी है, जो 20 से 30 साल के बीच के युवक हैं, वो इंस्पायर होते हैं कि नहीं होते हैं, और अगर होते हैं तो उसका विरोध क्यों नहीं, सिर्फ भोजपुरी में अश्लीलता का विरोध क्यों, क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले बता देते हैं, गंदगी जहाँ भी हो, वो चाहे किसी गरीब के घर में हो, चाहे किसी राजा के महल में हो, गंदगी गंदगी है ना। हम करें, आप करें, कोई करे, गंदी चीज़ें गंदी ही हैं। और ये समाज में एक सीमा को अगर पार करती हैं तो आवाज़ें उठती हैं। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि आवाज़ जो आ रही है वो आवाज़ किसी जानवर की तो है नहीं, किसी पंछी की तो है नहीं, आदमी की है। और गाने वाला भी आदमी है, फिल्म बनाने वाला भी आदमी है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम कहीं न कहीं, मतलब व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी बात करूं तो जब तक हम और हमारा समाज ऐसे गीतों, ऐसे सीन, ऐसे फिल्मों का बहिष्कार नहीं करेगा, तब तक हम ये जंग नहीं जीत सकते। दूसरी चीज़, फिल्मों में सेंसर बोर्ड होता है। सेंसर बोर्ड 3 तरह का सर्टिफिकेट देता है, बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, वो इस बात को सुन करके समझेंगे। एक सर्टिफिकेट होता है यूनिवर्सल, मतलब सपरिवार देखने योग्य सामाजिक फिल्म जिसमें मार धाड़ एक्शन नहीं होता। दूसरी वैरायटी है UA, यूनिवर्सल एडल्ट फिल्म। इसमें आप सब परिवार बाल बच्चों के साथ फिल्म नहीं देख सकते, क्योंकि फिल्मों में ऐसे कुछ वायोलेंस होते हैं, ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं, गोली मारने का, खून फेंकने का, काट देने का, गर्दन उड़ा देने का, ये सब सीन जो है फिल्म में कथा और पटकथा के हिसाब से फिल्मों में लिए जाते हैं। और इस वजह से चूँकि इसमें खून खराबा होता है, भले अश्लीलता हो न हो, खून खराबा होता है, तो UA सर्टिफिकेट। और तीसरा सर्टिफिकेट है A सर्टिफिकेट, जिसको एडल्ट कहते हैं। वो बजाबता उसके 6 सीटर पर लिखा रहता है A एडल्ट, घेरा रहता है, केवल वयस्कों के लिए, उसमें ये भी लिखा रहता है। तो भोजपुरी में हम जहाँ तक जानते हैं कि सबसे पहले तो आदरणीय जोगी जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भोजपुरी को लेकर के और इसमें व्याप्त अश्लीलता जो आई है उसको लेकर के मतलब गंभीर हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे नीतीश कुमार जी भी गंभीर हो जाएंगे, उनको होना भी चाहिए, क्योंकि जोगी जी पे गाना निकला हो नहीं निकला हो, नीतीश कुमार जी पर तो गाना निकल गया, नीतीश कुमार के माल ही है, साइकिल चलावती है ना।
और ये सदन में हम लोग उठाए भी थे, लेकिन मुझे नहीं लगा कि उस सिंगर को कुछ हुआ। क्या हुआ भगवान जाने। कोई कानून भी उस समय नहीं पास हो, इधर एक कानून बना है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतने गंदे गंदे गाने आ रहे हैं, इतने गंदे गंदे आ रहे हैं कि जब तक हम सेंसरशिप लागू नहीं करेंगे इस गंदगी को दूर नहीं कर पाएंगे। और जहाँ तक भोजपुरी की बात है तो भोजपुरी के जो श्रोता हैं, भोजपुरी फिल्मों के जो दर्शक हैं, वो लोग इतना प्यार दे दिए फिल्मों को और गानों को कि हर कोई को लगता है कि हम अश्लील गाना गाएंगे तो रातों रात स्टार हो जाएंगे। जबकि आज की बात मैं करूँ, अब पवन जी की एक गीत आई है पुदीना, 100 मिलियन पार कर गई। हम कहते हैं कि पवन सिंह जब अच्छा गाना गा करके 100 मिलियन पा सकते हैं व्यूअर्स, तो का गरज है छलकत हमारी जवनिया ए राजा। क्या क्या गाना है उनका, 2-3 वो गाना तो ऐसा है कि शायद ही कोई अपने परिवार में सुने। अभी एक लड़की का गाना हिट हुआ है शिल्पी राज का, हाँ, लेके हाथ में रुमाल राजा जी, नैया डोले वैसे मोर सैया डोले। कहाँ उसमें गंदगी है। तो अभी के समय में भी मैं वैसे सिंगरों को एक अनुरोध के हिसाब से बोल रहा हूँ कि आज गंदा गीत कहाँ 100 मिलियन गया। जो भी गाना है, आज मनोज जी भी बगल वाली जान मार ली, उसमें कहीं गंदगी नहीं है। गाना कितना बड़ा हिट है ना। मेरे कहने का मतलब है कि अच्छी आवाज़ और अच्छे साज बाज के साथ अच्छे गीत, क्योंकि अभी जो राइटर हैं उसमें कोई राइटर पढ़ा लिखा भी नहीं है, हीरो भी पढ़े लिखे नहीं है सर। अब मनोज तिवारी जी या रवि किशन जी, दिनेश लाल जी, ये सब MA M.Com लोग हैं। अब तो सब GGMP है, घींच घाच मैट्रिक पास। उन मैट्रिको पास नहीं है तो क्या सोचेगा वो, और अपने आगे, अपने बुद्धि के आगे किसी को लगाता नहीं है। क्या कहा सर, एक बार फिर से बताइए तो। वो डिग्री GGMP, हाँ GGMP, घींच घाच मैट्रिक पास। अभी स्टार लोग यही हैं बस, जैसे तैसे मैट्रिक कर लिया, कुछ तो मैट्रिक एक आध गो तो मैट्रिको नहीं किया है। तो मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले अश्लीलता के बारे में जो आपके प्रश्न आए, जवाब है, आपने मनोज बाजपेयी जी का नाम लिया, तो आदरणीय मनोज बाजपेयी जी की बात हम करें तो बहुत ही जीवित कलाकार हैं, है ना। और जिस फिल्म की आप बात किए हैं, उस फिल्म एक सत्य घटना पर, एक सत्य कथा पर आधारित है। तो जहाँ हम किसी सत्य घटना पर आधारित फिल्म बनाएंगे तो उस भाषा का प्रयोग जो उस समय उस चरित्र को जीने वाले लोग करते थे रियल लाइफ में, वो रियल लाइफ में जो सिनेमा का जीवन है उसमें उनको लाना पड़ता है। तो उसमें मुझे लगता है कि मैं भी फिल्म देखा हूँ, पूरी फिल्म में वही भाषा का इस्तेमाल है ना। अब आपके हिसाब से भी मैं चलूँ तो मुझे लगता है कि उसको थोड़ा संशोधित करके किया जा सकता था। लेकिन मुझे लगा कि डायरेक्टर, चूँकि मनोज जी की इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि एक चरित्र में भी फिल्मों में काम किया हूँ, हीरो के रूप में भी काम किया हूँ। जो डायरेक्टर चरित्र गढ़ता है, कथा पटकथा के हिसाब से जो चरित्र होता है, वही चरित्र सिनेमा में जीना पड़ता है। इसलिए अगर थोड़ी बहुत गलती भी कहेंगे तो हम डायरेक्टर की कहेंगे, मनोज भैया की नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको डायरेक्टर ने कहा ये चीज़ है। अब चूँकि उस जीवन को जीना है तो हम लोग के मतलब सिस्टम में, हमारे फिल्मी जगत में जो लोग भी काम करते हैं, यहाँ तक कि अमित जी भी, अमिताभ बच्चन जी भी, वो डायरेक्टर की बात सुनते हैं। क्या डायरेक्टर बोला, वो गुरु है, उसकी उम्र पे नहीं जाना है, उसके तजुर्बे पे नहीं जाना है। उसकी फिल्म में अगर उसके डायरेक्शन में कर रहा हूँ तो मैं एक सीधा छोटा सा बच्चा और वो मेरा शिक्षक, ये भूमिका में मैक्सिमम लोग रहते हैं। तो ये बात तो सही है कि ऐसी फिल्मों को भी थोड़ा संशोधित करना पड़ेगा। हमको लगता है कि यू सर्टिफिकेट नहीं मिला था, उस फिल्म को US सर्टिफिकेट मिला था। तो कुल मिला जुला करके भोजपुरी को समृद्ध करना है तो भोजपुरी में जो गंदगी आई है थोड़ा ज़्यादा आ गई है। अब ऐसा नहीं है कि भोजपुरी में गंदगी नहीं थी पहले,
आज से 100 साल पहले एक गाना बना था, उस समय भी मैं सुना कि गायक को किसी ने मार दिया। अश्लील गाना था वो। तो उससे बड़ा अश्लील गाना तो आज तक नहीं कोई बनाया। कौन गाना सर? वो एक बेर देबू धर्म पैबू, दूजे बेर देबू ललन पैबू 3:30 बजे। अब इसे ये गाना है? अब इससे गंदा गाना क्या होता है? ये 100 साल पुराना गाना है, बनारस के गायक ने गाया था, 100 साल पुराना गाना है। तो आज के बच्चे तो उससे ज्यादा गंदा गाना नहीं गा रहे हैं। बलेश्वर जी का भी नाम आता है सर इसमें। देखिए, बलेश्वर जी का गाना जो है ना, डबल मीनिंग का गाना होता था। एक एक शब्द उनका जाता था शिक्षा की ओर और दूसरा जाता था मनोरंजन की ओर। मैं आपको बता दूं, सिनेमा क्या है। मेरे नज़र में सिनेमा जो है घटना और सपना। लेखक जो है कोई घटना देखता है और उसमें अपना सपना मिला देता है। नहीं तो एक बात बताइए, कौन प्यार करता है और बागों में गाना गाता है? हम तो आज तक किसी प्रेमी को नहीं देखे रियल लाइफ में कि ले करके चला गया और गाना गाता। लेकिन हमारी हर फिल्म में तो गाना गाता है हीरोइन को लेकर के, वो विदेश तक चला जाता है। फिल्म बनी है भोजपुरी या गाना हो गया लंदन में शूटिंग, तब अब क्या कहेंगे इसको? तो इसको हम अपनी भाषा में, सरल भाषा में कहते हैं कि सिनेमा जो है वो घटना और उसमें मिला दीजिए सपना। उसी तरह से फिल्म का देखने का नज़रिया है, उसमें भी दो मतलब है। एक मतलब है मनोरंजन, एक मतलब है मनोरंजन और एक मतलब है उसका कि समाज का चित्रण और मतलब ज्ञानवर्धन। मतलब फिल्म देख करके आप ज्ञानवर्धन कर सकते हैं और फिल्म देख के आप मनोरंजन कर सकते हैं। और अब आप सिनेमा हॉल में क्या सोच करके बैठे हैं या उस फिल्म का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। मैं अपनी बात करता हूँ। मैंने एक फिल्म देखी, तेरी मेहरबानी। आपको बता दूं, मैं जिस दिन से उस फिल्म को देखा है तब से मैंने कुत्ते को मारा नहीं है। चाहे वो लावारिस कुत्ता हो, चाहे किसी का प्यारा कुत्ता हो, चाहे मेरे खुद का दरवाजे का कुत्ता हो, मैंने कभी कुत्ता को मारा नहीं। जबकि उसके पहले जब भी कहीं की रोड पे कुत्ता को देखते तो ढेला उठा के मारते थे। तो बताइए, तेरी मेहरबानियाँ, थैंक्स टू केसी बोकारिया जी कि मैं एक ज्ञान तो लिया उस फिल्म से। आपको बता दूं, एक फिल्म आई थी बहुत पहले, नागिन। ये ऋषि कपूर की नहीं, इसके बहुत पहले, है ना। और वो फिल्म देखने के बाद एक उसी में आई थी नाग कन्या। मैंने सांप मारना छोड़ दिया। नहीं तो पहले बड़ी सांप मारते थे, कहीं सांप दिख गया तो ला लाठी। लेकिन उसके बाद से मैंने कभी सांप को मारा नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आदमी फिल्मों से बहुत कुछ सीखता है। वह आपका है, क्लास में 40 को बच्चे पढ़ते हैं, एक मास्टर पढ़ाता है, उसमें वो कलेक्टर हो जाता है। अब 39 को क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब कौन देगा? मैं एक फिल्म देखी राजेश खन्ना साहब की, रोटी। उसके बाद से रोटी चाहे मेरी थाली में कच्ची हो चाहे जली हो, अगर मेरी थाली में आ जाती तो मैं खा जाता हूँ, फेंकता नहीं हूँ। मैंने उस समय से, मुझे लगता है कि मैं ये बात कर रहा हूँ लगभग 85-86 की, जब मैंने इस फिल्म को देखी, रोटी, राजेश खन्ना वाली, राजेश खन्ना मुमताज। मैं रोटी फिल्म देखने के बाद आज तक, ये लगभग 35 साल हो गया, इस 35 साल में मैंने आज तक अपनी थाली में रोटी छोड़ा नहीं। चाहे वो रोटी कच्ची हो, चाहे वो रोटी बासी हो, चाहे वो रोटी गरम हो, नरम हो, बेसन की हो, मकई की हो, चौराठा के हो, गेहूं का हो, कुछ का हो, आ गया तो खा गया। तो मेरे कहने का मतलब, आप किस चीज़ से क्या लेते हैं, किस चीज़ से आप क्या लेते हैं, ये आपके नज़रिए के ऊपर है। तो सिनेमा में हम गंदी चीज़ों को न लें, अच्छी चीज़ों को लें, ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना। फिर भी फिल्मों की गंदगी को कंट्रोल करने के लिए सेंसरशिप है। सेंसर अपना काम भी करता है और आजकल बहुत प्रभावी रूप से काम करता है। मुझे लगता है कि भोजपुरी में भी इस तरह का हो जाए तो बहुत सारी सफाई हो जाएगी। दूसरी, अब हमारे खेसारी जी हैं, पवन जी हैं, कल्लू जी हैं, रितेश जी हैं, राकेश जी हैं, ये सब लोग जो हैं मतलब कि
टॉप सिंगरों में इनके नाम आते हैं। प्रमोद प्रेमी हैं, ये जितने लोग हैं, इन लोगों से मेरा अनुरोध है कि आपका अगर अच्छा गाना भी मिलियन बिलियन करता है तो गंदे गानों को बहुत प्रश्रय, बहुत अपने से प्रस्तुति जो है उसको थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या होता है ना, जब बड़े लोग आगे चलते हैं ना तो देखा देखी पीछे वाले भी चलते हैं, देखा देखी पाप, देखा देखी धर्म। तो इसलिए ऐसी स्थिति में मतलब भोजपुरी को अगर रियल समृद्धि की ओर ले जाना है, क्योंकि देखिए दुख की बात है, आज मैथिली जो है अष्टम सूची में शामिल है और हमारी भोजपुरी शायद इन्हीं कारणों से अष्टम सूची में शामिल नहीं हुई। मैं बराबर बोलता हूँ, अब देखिए ना 3 पद्मश्री, अभी तक भोजपुरी में 3 पद्मश्री मिले, तीनों में से किसी भोजपुरी भाषा भाषी को नहीं मिला। विंध्यवासिनी देवी जी मगही गायिका, भोजपुरी गा के पद्मश्री पाती हैं। पद्मश्री शारदा सिन्हा जी मैथिली गायिका, भोजपुरी गा के पद्मश्री पाती है। पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी ये अवधी गायिका है, अब भोजपुरी गा के पद्मश्री प्राप्त करती हैं। तो हमारे यहाँ के सिंगर लोगों को सोचना चाहिए। भरत शर्मा को क्यों नहीं मिला सर? इतने बड़े गायक हैं, रिकॉर्ड दर्ज है, 5600 6000 गीत हैं, 300 टी सीरीज में एल्बम है, उनको क्यों नहीं मिला सर? देखिए भरत शर्मा जी को क्यों नहीं मिला, अब ये प्रश्न जो है हमसे बेटर भरत शर्मा जी देंगे और सरकार देगी। भरत शर्मा जी के जहाँ तक मेरी जानकारी है कि भरत शर्मा जी ने बहुत ही अच्छे गाने गाए हैं, बहुत पारंपरिक गीत गाए हैं और उन्हें मिलना भी चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है भरत शर्मा जी ने गंदे गीत नहीं गाए, भरत शर्मा जी ने भी 2-5 ऐसे गंदे गीत गाए हैं, है ना। हो सकता है शायद उसको ध्यान में रख कर के बात नहीं बढ़ती हो। दूसरी चीज़, पद्मश्री के लिए आवेदन देना पड़ता है, उसका एक फॉर्म आता है। अब भरत शर्मा जी कितना पढ़े हैं और कितना इंग्लिश के जानकार हैं, कितना मतलब कि गहराई में जा सकते हैं, वो आप भी जानते होंगे, मैं तो जानता हूँ कि बहुत गाने लिखा उनका। बहुत ही आलसी आदमी है, हाँ, उनको खाना बना के खिलाइएगा तो खाएंगे, नहीं तो भूखों सूत जाने वाला आदमी है। तो हम कहते हैं थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा ना। हम बीए कर लें आ कोनो ये नौकरी के लिए फार्मे न भरे तो क्या करेंगे? नीतीश कुमार जी दरोगा बना देंगे, मोदी जी उनको इंस्पेक्टर बना देंगे। बात समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल सर, है ना। मुझे लगता है कि योग्यता रखते हुए भी, वो 2-5 गाने की बात नहीं है, योग्यता रखते हुए भी मुझे लगता है कि भरत शर्मा जी पहल नहीं करते हैं, क्योंकि नेट पे फार्म है, ऑनलाइन आता है, मार्च ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन अप्रैल मई में भरा जाता है। वो अगर भरते, प्रयास करते तो मुझे लगता है कि वो पात्रता रखते हैं, वो रखते हैं। मनोज तिवारी जी भी पात्रता रखते हैं, है ना। तो गायक लोगों में 2 लोग जो ऐसे हैं, हम तो कल्पना को भी कहेंगे, उसने जो भिखारी ठाकुर के तमाम गानों को गाया, किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई और कोई उस तरह का गा भी नहीं सकता है जो कल्पना ने भिखारी ठाकुर का गाना गाया है। मैं तो कहता हूँ कि भरत शर्मा जी भी नहीं गा सकते और मनोज तिवारी जी भी नहीं गा सकते। इसलिए चलिए उसका भी 2-5 गाना गंदा है, हम ही नहीं कहेंगे, लेकिन हम कहते हैं महर्षि वाल्मीकि जी रत्नाकर नाम से अपराधी थे और उन्होंने रामायण की रचना कर दी, आप उस रामायण को एक्सेप्ट कर लिए। तो कोई आदमी अगर सुधर जाता है या सुधर गया हो या 1-2 बुराई हुई हो उसके हाथ से, मुंह से, जो से, तो मुझे लगता है कि उसको नज़रअंदाज करते हुए, क्योंकि सुधर गया, आप रामायण एक्सेप्ट करेंगे तो आप भरत शर्मा को क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगे? कल्पना को क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगे? मनोज तिवारी, विनय बिहारी को क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगे? 20,000 गाने लिख चुके हैं, भूतो न भविष्यति। उत्तर प्रदेश और बिहार में हमारा आधा गाना कोई नहीं लिखा है, आधा फिल्म नहीं लिखा है ना। लेकिन मुझे लगता है, मैं तो प्रयास करते रहता हूँ, है ना, मिले न मिले अलग बात है, अपना काम है करना। मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा, चूँकि ये लोग सिंगर हैं, अभी तक जितने लोगों को मिला है सिर्फ गायकों को मिला है।
इसलिए मैं गीतकार की बात नहीं करता, शायद हम लोग उस श्रेणी में नहीं आते होंगे या जब आना होगा आएंगे। लेकिन जब 3 पद्म श्री भोजपुरी में मिला, तीनों गायिकाओं को मिला, तो फिर ये विंध्यवासिनी देवी जी में क्या था, पद्म श्री शारदा सिन्हा जी में क्या था, पद्म श्री मालिनी अवस्थी जी में क्या था। तो एक बात समझ लीजिए, व्यक्तिगत जीवन में अब एक महिला तो स्वर्गवासी हैं, 2 लोग हैं, है ना। अब ये 2 लोग व्यक्तिगत जीवन में क्या है इस पे मत जाइए, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मालिनी अवस्थी जी, पद्म श्री मालिनी अवस्थी जी, पद्म श्री विंध्यवासिनी देवी शारदा सिन्हा जी और स्वर्गीय विंध्यवासिनी देवी जी, इन तीनों ने जिंदगी में कभी अश्लील गाने नहीं गाए, कभी नहीं। एक गाना कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। मैं भी 32 साल से इंडस्ट्री को गीत दे रहा हूँ, 32 साल से हूँ फिल्म में, गीत लेखन काम में हूँ। कोई माई का लाल पैदा हुआ नहीं है जो कह दे कि मालिनी अवस्थी का कोई गाना समाज में सुनने योग्य नहीं है, शारदा सिन्हा जी का गाना समाज में सुनने योग्य नहीं है, और विंध्यवासिनी देवी जी का गाना समाज में सुनने योग्य नहीं। लेकिन भरत शर्मा जी का गाना, मनोज तिवारी जी का गाना है, कुछ ऐसे गाने हैं जिनको लोग गाए जो समाज में सुनने योग्य नहीं है। हो सकता है कहीं वही बातें इन लोगों के आगे बढ़ने में आड़े आती हो, लेकिन मैं ये कहूँगा कि 3 महिलाओं को मिला, पुरुषों को मिलना चाहिए, और मेरी नज़र में भरत शर्मा पहले व्यक्ति हैं जिन्हें मिलना चाहिए। ये मैं बोल रहा हूँ, है ना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप व्यक्तिगत जीवन में मत जाइए, कौन कितना ब्याह किया, है ना। हाँ, बहुत लोग बात करते हैं तू तो 3 गो ब्याह किया, 2 गो ब्याह किया, तर तू खर्चा देता रह, तू ही खर्चा खियाओ तरह है। जो ना ब्याह करे तो ना बुझेबे ना कर हम केकरा से ब्याह करते हैं, कि 50 बरस बा के 20 बरस का, तू क्या हुआ डिसाइड कर। अरे गाना पर न पद्म श्री मिलता है, कि ब्याह करने पर पद्म श्री मिलता है, गाना पर मिलता है। तो छोड़ दीजिए, भरत शर्मा कोई को ब्याह किए, मनोज तिवारी कोई को ब्याह किए, ये मतलब नहीं बनता है। मतलब ये बनता है कि जिन लोगों ने भोजपुरी को समृद्ध बनाया, भोजपुरी को अच्छे गाने दिए, भोजपुरी की सांस्कृतिक सामाजिक धरोहर को आगे बढ़ाने का काम किया, उन लोगों को पद्म श्री मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से भरत शर्मा जी 1 नंबर में है, मनोज जी 2 नंबर में है। ये 2 लोग हैं अगर गायक की बात करें तो, है ना। तो ऐसी स्थिति में मतलब हम हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिसकी वजह से हम समृद्ध होकर के गरीब हैं, हम अच्छे होकर बुरे हैं, हम पहलवान होकर के मतलब कमज़ोर हैं।